Romania to अदर शेनिगन कंट्रीज एंड कनाडा। कैसे जाया जाए रोमानिया से शेनिगन कंट्रीज में और अदर यूरोपियन कंट्रीज में या फिर कनाडा में। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है हरजिंदर सिंह और स्वागत है आपके अपने चैनल बाउंडलेस सिंह पर। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस टाइम पर रोमानिया का जो वर्क वीज़ा है काफ़ी इजीली लग रहा है सबके लिए। काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट हो चुका है कि रोमानिया का जो वर्क वीज़ा है अच्छे से आराम से मिल जाता है सबको। तो इस अपॉर्चुनिटी का, इस बेनिफिट का आपने सही से इस्तेमाल क्या कैसे करना है। अगर आपकी जो ड्रीम कंट्री है रोमानिया है तो बहुत बढ़िया है। अगर रोमानिया से कोई और कंट्री है ड्रीम, तो आपने वाया रोमानिया लीगली अपने इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करते हुए कैसे लीगली सही तरीके से किसी और शेनिगन कंट्री में या किसी और यूरोपियन कंट्री में कैसे जाना है या फिर कनाडा के लिए कैसे जाना है, इसी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप पूरी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको कब स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले शेनिगन कंट्री से। कि अगर आप रोमानिया से किसी शेनिगन कंट्री में जाना चाहते हैं या किसी और अदर यूरोपियन यूनियन मेंबर कंट्री में जाना चाहते हैं, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो अगर आपका ऐसा कोई ड्रीम प्लान है कि आप रोमानिया से मूव होना चाहते हैं किसी और शेनिगन कंट्री में या कनाडा में या किसी भी और कंट्री में, तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखने की चीज़ है कि आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो है ना प्रॉपर रखनी है। अपना वर्क कॉन्ट्रैक्ट टाइम से रखना है, अपना ऑफर लेटर जो है अपने पास संभाल कर रखना है, अपना जो वर्क अप्रूवल लेटर जो आपको इंडिया में मिलता है अवीज देम उनका, वो संभाल कर रखना है। उनका रिकॉर्ड रखने हैं, अपनी सैलरी स्टेटमेंट के रिकॉर्ड रखने हैं, मतलब सब डॉक्यूमेंटेशन आपको कंप्लीट रखनी है। डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं उसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसको आप मेरे चैनल पर जाकर आराम से देख सकते हैं। इंडिया टू रोमानिया वर्क वीज़ा करियर एडवाइस के नाम से ये वीडियो है। और अगर आप और इजीली चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड में मैं इस वीडियो के स्क्रीन पर उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं उस वीडियो को, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन आपको हमेशा ही प्रिपेयर रखने हैं। तो वो भी वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तो दोस्तों, अगर आपका मतलब कि ड्रीम है कि आपने एक पर्टिकुलर कंट्री में जाना है रोमानिया में वर्क करने के बाद लीगली, तो सबसे पहले तो बहुत बढ़िया रहेगा आपका कि रोमानिया में आकर अपना वर्क एक्सपीरियंस बनाएं और वर्क एक्सपीरियंस का प्रॉपर रिकॉर्ड रखें। तो वर्क एक्सपीरियंस बनाएंगे, उस बिहाव पर आप क्या कर सकते हैं कि अपनी जो भी ड्रीम कंट्री है ना उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए, अगर आपके पास साल से 2 साल का रोमानिया का वर्क एक्सपीरियंस है तो। मैं अभी बात कर रहा हूँ शेनिगन और यूरोपियन कंट्रीज की। तो उसके बिहाव पर आप आराम से जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं किसी भी यूरोपियन या शेनिगन यूरोपियन कंट्री में। तो अप्लाई करने के कौन कौन से तरीके हैं। सबसे पहला तो आसान तरीका है कि आप आराम से ऑनलाइन जाएं, ऑनलाइन वेबसाइट्स मिलती हैं, ऑनलाइन कंपनीज की वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट वेबसाइट्स हैं, उन पर जाकर अपना रिज्यूमे डालें। वहाँ से आपको हायर किया जा सकता है। जहाँ फिर रिसर्च करें कि आपके ट्रेड के रिगार्डिंग कौन कौन सी कंपनीज हैं जो बहुत बढ़िया जॉब्स प्रोवाइड करवा रही हैं अपने उस पर्टिकुलर कंट्री में। तो आप उन कंपनी की वेबसाइट पर जाकर उनसे कांटेक्ट करें और उनको ऑनलाइन अपना रिज्यूमे ईमेल के ज़रिए भेजें। अगर आपका रिज्यूमे उनको पसंद आता है और आपकी इंटरव्यू हो जाती है, चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, तो आप उधर जॉब के लिए सिलेक्ट हो जाते हो, तो आपका वर्क अप्रूवल का काम चल सकता है। दूसरा तरीका है कि आप रिक्रूटमेंट एजेंसी से बात करें। जो रोमानिया में काफ़ी सारी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं जिनसे आप बात करें, तो वो भी रोमानिया से कुछ और कंट्रीज़ के लिए लीगली बंदे हायर करते हैं। उनकी इंटरव्यू इधर होती है और बाद में वो बंदे वर्क अप्रूवल आने के बाद उन कंट्रीज़ में जाते हैं। तो
ये भी एक तरीका है कि आप अप्लाई कर सकते हैं रिक्रूटमेंट एजेंसी के जरिए, अगर आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है अपनी एक अच्छी ट्रेड का। तो अगर हेल्पर का है या कुछ भी है तो फिर थोड़ा सा आपका हो जाता है, बट इतना चांस कम हो जाते हैं। बट अगर आपके पास एक ट्रेड का एक्सपीरियंस है तो आपका जल्दी से काम बन जाएगा, क्योंकि किसी स्किल को की डिमांड जो है बहुत ज़्यादा होती है रेदर देन अनस्किल्ड वर्कर के। तो तीसरा तरीका आपके पास ये है कि आप अपनी कंपनी से एनओसी लेटर लें। जैसे मैं बार बार अपनी वीडियोस में बात कर चुका हूँ कि एनओसी लेटर लें अपनी कंपनी से कंचेदु दे ओदिहिना मतलब कि लीव पेपर लें, और वीज़ा के लिए टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप जिस पर्टिकुलर कंट्री में आप जाना चाहते हैं उस पर्टिकुलर कंट्री में जाकर आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर उधर जाएं, जाकर अपना रिज्यूमे दें अलग अलग कंपनीज में, जो आपको और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि आप फेस टू फेस मिल रहे होंगे वहाँ पर उनके जो एचआर डिपार्टमेंट हैं उनसे, या उनके कंपनी के ओनर्स हैं उनसे, तो और भी इजी हो जाएगा। जो फेस टू फेस जो आपका उन पर प्रभाव बनेगा वो और भी अच्छा हो जाएगा। तो आप अप्लाई करें अपनी जॉब के लिए, फिर वेट करें। अगर आपको वापस भी आना पड़े तो आप आ सकते हैं, क्योंकि आपका लीगली काम होगा, इलीगल होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप वापस आएँ, अपना काम पर जाएं। जब आपको अप्रूवल मिल जाए तो आप अपनी जॉब का आप अपनी प्रीवियस जॉब पर टर्मिनेशन लेटर दें और आप अपनी नई जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एक थोड़ा सा लंबा रास्ता है, पर वो सबसे बढ़िया रास्ता वो है, अगर आप रोमानिया में ही अपनी जॉब कंटिन्यू करें, इधर ही अपना एक्सपीरियंस बनाएं और इधर ही अपनी जो भी ट्रेड में आप काम कर रहे हैं या जो भी स्किल में आप काम कर रहे हैं वो करते जाएं, और पीआर लें, पीआर के बाद सिटीजनशिप लें, जहाँ अकेली पीआर ले लें तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रास्ते खुल जाते हैं किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाने के और उधर सेटल डाउन होने के। आपको किसी वीज़ा की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, जहाँ किसी ज़्यादा रोक टोक नहीं, कम हो जाती हैं। और अगर आपके पास सिटीजनशिप है तो फिर तो क्या ही बात है कि अगर आपके पास रोमानिया की सिटीजनशिप आ गई तो आप सीधा उस पर्टिकुलर कंट्री में जा सकते हैं और जाकर अपनी जॉब ले सकते हैं और रह सकते हैं। कोई वीज़ा की दिक्कत नहीं है, कोई किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। सिटीजनशिप कैसे लेनी है या पीआर कैसे लेनी है उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका, तो आप वो वीडियो भी आप जाकर मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं, ताकि आपको पीआर और सिटीजनशिप के लिए भी गाइडेंस मिल जाए। तो इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कनाडा की। तो दोस्तों अगर हम कनाडा की बात करें तो जो कनाडा का वर्क वीज़ा हो गया, जहाँ पीआर बेस हो गया, जहाँ कोई भी किसी तरह का वीज़ा हो गया, आपको पता है कि काफ़ी मुश्किल से ये चीज़ें मिलती हैं। कनाडा जो क्या है कि 2-3 तरह से डील करता है। अगर आप स्टडी बेस पर नहीं जाना चाहते, एजुकेशन बेस पर नहीं जाना चाहते, तो आपके पास 2 चॉइसेस हैं, एक तो वर्क वीज़ा की और दूसरी पीआर की। सबसे पहले बात करते हैं पीआर की। तो पीआर का क्या है कि सीधा सीधा सिस्टम है। आपको जो कनाडा की एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम है उसमें जाकर चेक करना पड़ेगा। उसमें 3 कैटेगरीज, बेसिकली 5 हैं, बट मेन 3 कैटेगरीज के नोक हैं। जो कैटेगरीज हैं वर्क रिलेटेड वर्कर कैटेगरीज हैं, जिसे हम बोल देते हैं फेडरल वर्कर स्किल्ड प्रोग्राम होता है। जो स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम होता है उसमें जो स्किल कैटेगरीज हैं तो 3 तरह की मेन हैं, जैसे NOC 0, NOC A एंड NOC B, नोक 0, नोक A, नोक B। तो ये 3 कैटेगरीज हैं। इसमें जो नोक O है जहाँ 0 है उसमें मैनेजरियल लेवल के वर्क आ जाते हैं। अगर आप रोमानिया में या किसी भी कंट्री में मैनेजरियल लेवल के एक्सपीरियंस पर हैं, किसी गवर्नमेंट मैनेजर हैं या प्राइवेट मैनेजर हैं या किसी कंपनी के मैनेजर हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर हैं या किसी भी तरह के मैनेजर हैं, तो आप इस कैटेगरी में आओगे। अगर आप ए कैटेगरी में वो लोग आते हैं, अगर आप किसी कंट्री में आपके पास एक्सपीरियंस है इंजीनियर का, आर्किटेक्ट का, डॉक्टर का, डेंटिस्ट का, ऐसे स्किल्ड जो एक्सपीरियंस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए,
उन वो आते हैं ए कैटेगरी में जो हाईली स्किल्ड वर्कर होते हैं, जो इंजीनियर लेवल के होते हैं, हाईली स्किल्ड टेक्नीशियन। उसके बाद आ जाते हैं जो एनओसी बी, उसमें आ जाते हैं नॉर्मल स्किल्ड वर्कर्स, जैसे कारपेंटर, स्टील फिक्सर, वेल्डर्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, सारे ये स्किल्ड वर्कर। उसके बाद सी और डी कैटेगरी भी हैं, इसमें लोअर स्किल्ड वर्कर और हेल्पर आते हैं, बट वो इतनी वैल्यू नहीं रखती और उनके चांसेस भी बहुत कम होते हैं, ना ही समझो उनके चांसेस ना मात्र ही होते हैं। तो जो ये 3 कैटेगरीज हैं, इनमें अगर आप एलिजिबल हो तो आप अपना CRS स्कोर चेक कर सकते हो कनाडा की गवर्नमेंट वेबसाइट पर जाकर। उस पर आप अगर गूगल पर आप भरेंगे ना कि हाउ टू कैलकुलेट CRS स्कोर, तो आपको वेबसाइट खुल जाएगी जिस पर आपके पॉइंट कैलकुलेट करने की पूरी लिस्ट बनी होगी कैसे करते हैं। तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि सबसे पहले तो आपका वो एज कैटेगरी देखेंगे, फिर एजुकेशन लेवल देखेंगे, फिर आपका जो है वर्क एक्सपीरियंस देखेंगे, आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी देखेंगे कि आपको कितनी इंग्लिश आती है, जहाँ फ्रेंच जो कनाडा में मोस्टली चलती है, फ्रेंच और इंग्लिश चलती हैं, तो आपके इंग्लिश लेवल किस ग्रेड तक का है। तो अगर आपका स्टडी आपका जो जॉब है वो किसी एजुकेशनल लेवल का है, तो आपका वो जो एजुकेशन लेवल है उसके कंडेंशियल असेस करके काफ़ी सारा सिस्टम है, पेपर वर्क है। इसके लिए आप अगर इसकी डीप नॉलेज चाहते हैं PR की, तो आप कनाडा की जो वेबसाइट है ना, जो गवर्नमेंट वेबसाइट है, उस पर आप जा सकते हैं, जिस पर आप भर सकते हैं कि फेडरल वर्कर स्किल्ड प्रोग्राम भरकर, जहाँ एक्सप्रेस एंट्री भरकर गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं, उस पर आपको डिटेल नॉलेज मिल जाएगी और आप उधर से चेक कर सकते हैं, जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो अगर आपका CRS स्कोर जो होता है कि आपकी जो मैंने कैटेगरीज बताई कि इन कैटेगरीज में जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम होता है, अगर तो वो आपका विड्रॉल जितना आ रहा है, जितना रिजल्ट उनका आ रहा है, या मेरिट लिस्ट जितनी बन रही है उससे ऊपर चला गया, तो आपको PR मिल जाएगी, और अगर नहीं जाता है तो आपको PR नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि रोमानिया का क्या बेनिफिट है। रोमानिया का बेनिफिट ये है कि नो डाउट ये इंडिया की जॉब डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर चल जाती हैं, इंडिया की जॉब्स भी यहाँ पर चल जाती हैं, बट रोमानिया एक यूरोपियन कंट्री है। तो यहाँ की जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है ना, वो उन कंट्रीज से, जहाँ हमारी इंडिया, पाकिस्तान, जहाँ बाकी कंट्रीज से ज़्यादा वैल्यू रखता है, ज़्यादा उनका जो सक्सेस रेट है बढ़ जाते हैं। पॉइंट तो उतने मिलेंगे बट सक्सेस रेट बढ़ जाते हैं, स्पेशली वर्क वीज़ा में, जब आप वर्क वीज़ा की बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की, वर्क वीज़ा की। इसमें ज़्यादा कोई झंझट वाली बात नहीं है, उसका सीधा सीधा है कि जो आपको एक एम्प्लॉयर ढूंढना पड़ता है कनाडा के अंदर जो क्वालिफाई करता हो LMIA के लिए। तो LMIA बेसिकली एक तरह का ऑफर लेटर होता है कि जो एम्प्लॉयर है ना, वो अपने वर्कर को देता है, जिसको भी वो हायर करना चाहता है अपनी कंपनी के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले तो थोड़ा झंझट होता है कि उसको बताना पड़ता है कि उसको एक एडवर्टाइजमेंट निकालनी पड़ती है पूरे कनाडा में कि मुझे ये बंदा चाहिए, उसको इंटरव्यूज़ लेनी पड़ती हैं। उसके बाद उसको बताना पड़ता है गवर्नमेंट को कि जो बंदा मुझे चाहिए वो स्पेशल स्किल का बंदा मुझे कनाडा में से नहीं मिला, तो ये बंदा है जिसको मैं हायर कर सकता हूँ, ये स्पेशल स्किल का बंदा है, तो मुझे वही बंदा चाहिए। तो यहाँ पर काम आता है आपका रोमानिया का एक्सपीरियंस। नो डाउट कि आप इंडिया से हो, या पाकिस्तान से जो हो, जहाँ बांग्लादेश से हो, जहाँ नेपाल से हो, किसी भी कंट्री से हो, अगर उस देश में भी आप अगर एक्सपीरियंस लोगे तो आपके चांसेस हैं सक्सेस होने के। बट अगर आप एक यूरोपियन कंट्री में आकर, रोमानिया जैसी यूरोपियन कंट्री में, यूरोपियन यूनियन की मेंबर कंट्री में आकर जॉब करते हो एक क्वालिफाइड स्किल्ड वर्कर की, जहाँ एक मैनेजरियल लेवल की, जहाँ कैसी भी, तो ये जो एक्सपीरियंस है ना, वो अपनी कंट्री से, अपनी होम कंट्री से ज़्यादा काउंट होता है। क्योंकि
आप एक तो फॉरेन वर्कर हो, आपके पास फॉरेन एक्सपीरियंस हो गया, और दूसरा एक यूरोपियन कंट्री का एक्सपीरियंस हो गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा काउंट होता है, इसके सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो ये आपके पास एक रोमेनिया का प्लस पॉइंट हो जाता है अपना आगे का करियर चुनने के लिए कनाडा में। आपको एलएमआई ये मिल जाती है, आपका सारा वर्क एक्सपीरियंस काउंट हो जाता है, तो आपको सारे के सारे वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं, अपनी एलएमआई के पेपर्स, अपने वर्क एक्सपीरियंस के पेपर्स, या अपनी पुरानी सैलरी स्टेटमेंट्स, जिस कंपनी में आप करंटली जॉब कर रहे हो वो, और ऑफर लेटर, विजुअल द मून का सारे पेपर लगाकर आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है, और वीज़ा मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप वीज़ा अप्लाई करने के लिए किसी अच्छे एक्सपर्ट की मदद से फ़ाइल तैयार करें, क्योंकि जो आईआरसीसी के एजेंट्स होते हैं, या फिर कोई लाइसेंस इमिग्रेशन कंसल्टेंट होते हैं, या फिर कोई जो लॉयर्स होते हैं, वो इसके बारे में आपकी फ़ाइल को कैसे प्रेजेंट करना है वो काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज रखते हैं। अगर तो आप नॉलेज रखते हैं, आप कर सकते हैं, तो बहुत बढ़िया बात है, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। बट अगर आपको कहीं पर भी कुछ परसेंट तक डाउट है, तो प्लीज़ उनकी हेल्प ले लीजिए, तो जो वो आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। तो उससे क्या होता है कि आपके जो फाइल के सक्सेस रेट है ना, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, अगर आप अपनी फाइल जो है अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाते हो वीज़ा ऑफिसर को। पर जैसे कि मैंने पहले ही बात की कि अगर आपके पास रोमेनिया की सिटीजनशिप आ जाती है, आप इतना वेट कर सकते हैं कि रोमेनिया की सिटीजनशिप ले लें, या पीआर ले लें, तो पीआर से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर सिटीजनशिप ले लें रोमेनिया की, तो कनाडा के केस में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि सिटीजनशिप लेने के बाद आप रोमेनिया का इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट भी ले सकते हो, जिस इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट पर आपको 60 डे के लिए वीज़ा फ्री एंट्री मिलती है कनाडा में। बाकी आप समझ चुके हो, आप समझदार हो। अगर आपको 60 डे की कनाडा में वीज़ा फ्री एंट्री मिलती है जस्ट परमिशन पर, तो आप उधर जा सकते हो। जाकर मेरे ख्याल से 2 महीने काफ़ी होते हैं आपके लिए एम्प्लॉयर ढूंढने के लिए, जहाँ कोई और लीगल रास्ते ढूंढने के लिए कि आपने कैसे अपना वीज़ा उधर एक्सटेंड करना है, कैसे अपना वीज़ा एक जस्ट एंट्री वीज़ा टू विजिट वीज़ा टू वर्क वीज़ा कैसे बनाना है, और वर्क वीज़ा टू स्टडी वीज़ा जहाँ पीआर में कैसे कन्वर्ट करना है। आपके पास काफ़ी सारे ऑफर उधर खुल जाएंगे, और अगर आप कनाडा में पहुंच जाते हो तो आपके लिए ये रास्ता और भी इजी हो जाता है। तो दोस्तों, एंड में सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आपने कोई भी ड्रीम अपने दिल में रखा है कहीं भी जाकर सेटल होने का, तो आप उसके लिए लीगल रास्ता अपनाओ, सही रास्ता चुनो। इनलीगल वे मत चुनिए। आप अपनी ज़िंदगी और अपने परिवार वालों की खुशियों के साथ मत खेलिए। तो जो भी रास्ता चुनना है, जो भी स्टेप उठाना है, लीगली और सही तरीके से उठाइए। हर तरह के काम के लिए हर तरह के सही तरीके हैं। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन हमेशा ही मिलते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए सत श्री अकाल।